नमस्कार देवियों और सज्जनों। और जैसी कि आप लोगों की ख्वाहिश थी, हमारे साथ आज हमने बिठाया है संदीप आर के सिंह जी को, क्योंकि आप लोगों का बहुत दिनों से ये कहना था कि संदीप भाई को लाइए, संदीप जी को लाइए। तो आज आप सबके साथ सैंडी ब्रो हाजिर हैं। सैंडी ब्रो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार वेलोक भाई, आपके दर्शकों को नमस्कार और आभार। आज हम चर्चा करेंगे एक फिल्म की, लेकिन उस फिल्म से पहले कुछ दृश्यों की और कुछ तथ्यों की बात करते हैं जिसकी केवल आपको कल्पना करती है। वो कल्पना आपको कैसा अनुभव देती है, इस पर अपने विचार रखें। कल्पना कीजिए कि एक ट्रेन आती है, पूरी भीड़ चली आ रही है ट्रेन में। सोचिए कि छठ का मौसम हो और बिहार जाने वाली ट्रेन हो, खचाखच भरी हुई, और वह बिहार के किसी स्टेशन पर रुके, लेकिन उससे एक चिड़िया का पूत न उठे। और जब स्टेशन मास्टर उस ट्रेन में घुसे तो वह देखे कि लाश दर लाश, कतार दर कतार लाशें ही पड़ी हुई। इसके बाद आप सोचिए, इस देश में, इसी देश में, और आज से 100 साल भी नहीं बीते उस घटना को, 80 साल भी नहीं हुए, एक दंगा होता है। और दंगे के दौरान इस देश का एक बहुत पूज्य आदमी, तथाकथित महात्मा, तथाकथित राष्ट्रपिता, तथाकथित बापू उस दंगाग्रस्त क्षेत्र में जाता है और एक समुदाय, इसको हिंदू पढ़िए और सुनिए, यानी हिंदू महिलाओं को यह कहता है कि अगर तुम्हारे साथ मुसलमान बलात्कार कर रहे हैं तो अपनी जीभ को दांतों से काट लो और तब अपनी जान दे दो, या फिर सांस रोककर मर जाओ। जी हाँ, ये तथाकथित महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी की हिंदू महिलाओं को, जो डायरेक्ट एक्शन डे की शिकार हुई थी, जिस नृशंसता से उनके साथ कुकर्म किए गए थे, उनको ये सलाह दी गई थी। और ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। बंगाल में जो कुछ भी हुआ, या पूरे भारतवर्ष में जो कुछ भी हुआ 1947 में, जब हमें एक टूटा फूटा देश दिया गया, जब मां भारती का आंचल फाड़ा गया, जब करोड़ों हिंदुओं को हलाक किया गया मजहब के नाम पर, काफिर होने की उनको सजा दी गई, उनकी बहनों बेटियों के साथ रेप किया गया, उनको भागने पर मजबूर किया गया, और ये सब करने वाले सुहरावर्दी और जिन्ना थे। लेकिन मजे की बात आप ये जानिए कि उस सुहरावर्दी का टैक्स इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री, दुर्घटनावश हिंदू जवाहरलाल नेहरू ने माफ किया था, जिसको बूचर ऑफ बंगाल कहा गया, बंगाल का कसाई। वो सुहरावर्दी, लाखों हिंदुओं का हत्यारा सुहरावर्दी, इस भारत में आजादी के बाद वीआईपी बनकर रहा 2 वर्षों तक। उसने अपनी सारी संपत्ति जमा की और उसके बाद पाकिस्तान गया, और इसमें उसकी मदद किसने की? इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने। और क्योंकि उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री को यह कहा कि इस पर अगर आप इनकम टैक्स की रेट डालेंगे तो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करेगा कि हिंदुस्तान में जो अकलियत के लोग बचे हैं, जो मर्दे मुजाहिद बचे हैं, उन मुसलमानों को भारत सरकार बहुत तंग कर रही है। बहरहाल एक फिल्म आई है बंगाल फाइल्स, जिसमें दावा किया गया है कि उस समय के अत्याचारों को, और आज बंगाल जिस मुहाने पर, जिस दहाने पर खड़ा है, वहां की सच्चाई बताई गई है। संदीप आर के सिंह जी फिल्म देख चुके हैं, काफी भावुक हैं उस फिल्म को देखने के बाद से। तो अब आपके और संदीप जी के बीच से मैं हटता हूं और सीधे बंगाल फाइल्स के बहाने क्या क्या हमें समझना चाहिए और क्या क्या सीखना चाहिए। ओवर टू यू संदीप भाई। नमस्कार वेलोक भाई, आपने बड़ी अच्छी डिटेल में इतिहास के बारे में बताया, और जितनी बातें आपने बताई, आमतौर पे दर्शक जो है हमारे, उनमें से बहुत लोग को यह बातें या तो पता होंगी, या 1947 के बंगाल विभाजन के बारे में पता होगा, या हो सकता है
पार्ट्स में पता हो, किसी को गोपाल पाठा जी का नाम पता हो, किसी को ना पता हो, किसी को नोआखली में चौधरी जी क्या कर रहे थे वह पता हो, किसी को ना पता हो, पर बंगाल फाइल्स ये काम करती है कि यह सबको जो है ना लाइव रूप में आपके सामने लाकर रखती। गोपाल पाठक जी का यदि नाम किसी ने सुना हो तो शायद देखा ना हो कि उन्होंने किया क्या था, कहा क्या था, और किस मौके पे कहा था, किस मौके पे क्या किया था, यह पहली बार आता है हमारे सामने। बंगाल फाइल जाहिर सी बात है एक फिल्म है जो आज के बंगाल के हालात को 1946 के बंगाल के हालात से जोड़ती है, एक तारतम्य दिखाती है और बताती है, जो उसका मुख्य मैसेज है कि आज का बंगाल, और बंगाल जब हम कहते हैं तो वो भारत ही है। वहां के लोग चाहे जो समझे चाहे जैसा कहें, वो कश्मीर जैसी भाषा इस्तेमाल करने लगे हैं कि तुम इंडिया से आया है, तुम बाहर जाओ, ठीक है, काइंड ऑफ वो सब चल रहा है वहां पे। तो आज के बंगाल में यह सारी बातें हो रही हैं, पर मुख्य रूप से जब आप स्थिति की बात करते हैं, उतनी ही मुस्लिम जनसंख्या है, उसी मोड में आ चुकी है कि हमको भारत का हिस्सा चाहिए। अगर किसी को ये लगता है कि सोहरावर्दी जिन्ना एक दिन आए और अचानक से उनको ये लगा कि उनको भारत का एक हिस्सा चाहिए, नहीं, ये 1000 साल से चलती हुई सतत प्रक्रिया थी, और पाकिस्तान लेना उसका एकमात्र हिस्सा है। कई लोगों को लगा कि अरे कुछ जमीन का टुकड़ा दे दो, दंगा कर रहे हैं ये लोग और उसके बाद जो है ये लोग शांत हो जाएंगे। तो वो दिख गया है पिछले 70-80 साल में कि क्या हो रहा है, कि कितना जमीन का टुकड़ा लिया और कितने शांत हुए। भारत देश के अंदर ये क्या कर रहे हैं वो सब हम आप देख रहे हैं डेली बेसिस पे। तो फिल्म यह बताती है, और फिल्म ये मैं कहूंगा एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है, बहुत जरूरी फिल्म। हिंदुओं को कोई आज तक ये नहीं बताने आया कि तुम भी मारे गए हो, या तुमने लड़ाइयां लड़ी हैं, तुमने जीता भी है, तुमने हारा भी है, और तुम्हारा दुश्मन है कौन। कौन तुम जिसे दुश्मन मानते हो या नहीं मानते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। सामने वाला आपकी संपदा को, आपकी माँ को, आपकी बहनों को, आपकी बेटियों को अपनी संपदा मानकर किसी दिन का इंतजार कर रहा है। जैसे गिद्ध हवा में उड़ते रहते हैं और मरते हुए लोगों का इंतजार करते हैं, तो अगर हिंदू चेतना मर रही है, हिंदू के हिंदू होने का एहसास मर रहा है, तो उस पर गिद्ध जो है उड़ रहे हैं और किसी दिन वो आके नोच कर जाएंगे, यह तय है। यह फिल्म क्लियरली बताती। टेक्निकल पक्ष यदि हम देखें, कुछ एक सीन्स हैं जो आपको पूरी तरह झंझोड़ देते हैं, खासकर जब दंगा शुरू होता है तो बड़ी अच्छी ना, जैसे विवेक अग्निहोत्री एक फिल्म मेकर है, तो फिल्म मेकर्स कमाल की फिल्में देख चुके होते हैं, उन वहां से रेफरेंसेस लेते हैं, अच्छी चीज लेना चाहिए और उसका सही इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। जैसे यहूदियों पर हुए अत्याचार की कहानी शिंडलर्स लिस्ट, जो विश्व की महानतम फिल्मों में से है, तो जब एक इंसान के पर्सपेक्टिव से शुरू होता है कि कैमरा जो है धीरे 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 इंसानों के पीछे चल रहा है, और पूरे शहर में जिस तरीके से आग लगी हुई है वो दिखा रहा है, या जो भी हो रहा है पूरे शहर में अलग अलग घटनाएं हो रही है। मणिरत्नम ने बॉम्बे बनाई थी, बॉम्बे में दंगा जब दिखा रहे थे वो शहर का, तो बच्चों के पर्सपेक्टिव से दिखाया था कि दोनों बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ के बस घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं अपने माँ बाप को, और उनके पर्सपेक्टिव से पीछे उनके कैमरा चल रहा है, और सबसे मेन बात है सिंगल टेक, लॉन्ग टेक शॉट। तो यह इस फिल्म में इन्होंने किया है कि तमाम बम फट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और एक महिला है जो भारती हैं, भारती जो है एक बड़ा अद्भुत कैरेक्टर उन्होंने लिया है। यह भी एक मेटाफर की बात है कि एक इंसान जिनका नाम भारती है, वह जब वो यंग थी 1946 में, और वह आज बूढ़ी हैं, तो उनके दोनों के पर्सपेक्टिव दिखाए हैं, और 46 में दंगा उनके नजर के सामने हो रहा है, और आज के समय में वह ये चीज आज के हमारे जो प्रोटैगनिस्ट है, मुख्य किरदार है दर्शन कुमार जिन्होंने प्ले किया है शिव का रोल, सीबीआई ऑफिसर का, उसको बता रही। उनके मतलब उनके वो दिख रहा है कि यह सब हुआ था। खैर, तो वो सिंगल शॉट में जिस तरीके से वो दंगा दिखाया गया, आपको महसूस होता है कि आप उसके अंदर हैं, ये आपके साथ हो रहा है, और ये टेक्निकल ब्रिलियंस है, ये अद्भुत सीन है, परफॉर्मेंसेस। और ये सिर्फ एक सीन नहीं है, जब गिद्ध लाशों पर दिखते हैं, कलकत्ता में सब कुछ दिखता है, तो और सबसे बड़ी बात ये कि एक किरदार है, वो भारती से पूछते हैं कि अरे जमीन का एक टुकड़ा है, दे के खत्म करो इन लोग को। तो जब वो बताती हैं भारती की बंगाल क्या है, किसका है बंगाल, रविंद्र संगीत का है, अरविंद का है,
विवेकानंद का है, उससे पहले का संगीत का है, धन का है, धान्य का है, सब कुछ है, कल्चर है, सब कुछ है। भाई कल्चर वहीं पनपता है जहाँ समृद्धि होती है। तो बंगाल जैसा एक एग्जाम्पल लेंगे आप कि आप इकोनॉमी बहुत बढ़िया कर लीजिए, फिर आप अपनी, एक सभ्य समाज क्या करता है, इकोनॉमी अच्छी रखता है, आर्ट एंड कल्चर वहां फिर सामने आता है, फिर वह मनोरंजन होता है, वहां हर प्रकार के प्रोडक्टिव लोगों के लिए पूरा स्थान होता है। और हमारे एक गुरु हैं श्री आनंद राज्याध्यक्ष जी, वो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि आप जितने प्रोडक्टिव हो जाएंगे उतना बड़ा टारगेट होंगे आप पैरासाइट्स के लिए या प्रेडेटर्स के लिए। तो ये बंगाल के साथ हुआ, और यही हमें समझना है कि यह फिल्म जो बताना चाह रही है कि यह फिर होगा। भयावह वो फिल्म इसलिए नहीं कि वो इतिहास दिखा रही है, वह फिल्म भयावह इसलिए है, यह भयावहता का एहसास इसलिए दिलाती है क्योंकि हम सबको पता है कि यह इतिहास दोहराने जा रहा है अपने आप को, और ये होने वाला है जी। यहीं पर आपको रोक के थोड़ी देर के लिए एक दो बातें जोड़ना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि बंगाल का जो पूरा वर्णन करती हैं भारतीय, वो वर्णन उन्होंने फिल्म में जैसा भी किया है, लेकिन आप 3 जगहों के हिंदुओं की हालत देखिए। 1946 में पंजाब के हिंदुओं को देखिए, जिनको लगता था कि पूरा लाहौर, पेशावर, उस समय इस्लामाबाद वगैरह जो भी था, वो क्या-क्या हो गए हैं। और आज जाके देखिए कि वहां पर मंदिरों में चिकन की दुकानें खुली हुई हैं और सारा कुछ। उनको भी बड़ा ये था कि हम बड़े ये हैं। कश्मीरी तो खुद को हिंदू भी नहीं लिखते हैं, कश्मीरी पंडित हो गए वो, बहुत अच्छे। और बंगालियों का हमेशा जो वो उच्चता बोध रहा, हालांकि उस उच्चता बोध की कोई वजह नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे पहले आपका दामन पकड़ लिया तो बाबू वॉज अ वेरी डेरोगेटरी टर्म, लेकिन आप बाबू बन के ये हो गए और आप अभी तक रविंद्रो संगीत से नीचे उतरे ही नहीं है भाई। अरे चले गए रॉबिन ठाकुर भाई, हो गया, खत्म। अभी आपके पास क्या है? अभी आपके पास रोहिंग्या है, अभी आपके पास बांग्लादेश है, अभी आपके पास घोर गरीबी है, अभी आपके पास घोर जहालत है, अभी आपके पास बिल्कुल सिर पर एक मामला खड़ा है कि आपका एक और विभाजन तयशुदा लग रहा है। और उस समय आपके यहाँ की मुख्यमंत्री क्या कर रही है, उस समय आपके यहाँ के नेता क्या कर रहे हैं, वो उस पूरी प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं जो घुसपैठियों को हटाएगी। तो ये हिंदुओं की आत्मघाती प्रवृत्ति ही है जिस वजह से संदीप भाई को भी ये बोलना पड़ता है कि हिंदुओं को भी मारा गया। भैया, हिंदुओं को ही मारा गया। अगर कहीं दूसरे मकाम पर तुलना हो सकती है थोड़ी बहुत तो यहूदियों से होगी, वो भी दूसरे नहीं 22वें 23वें, क्योंकि हमारा परसिक्यूशन तो भैया 911 ईस्वी से शुरू हुआ, जब सिंध में बिन कासिम घुसा, जिस दिन पृथ्वीराज की हार हुई, उस दिन से हमारा परसिक्यूशन, जिहाद, इस्लाम के तले आओ वरना काट देंगे, पीट देंगे, ये सारी चीजें शुरू हो गई उस समय से। लेकिन आज का बंगाली भी सुधरने को तैयार नहीं है। ये बात किसी बंगाली को कितनी भी बुरी लगे, लेकिन वो अपने धूमपान, अपने रविंद्रो संगीत, राम बहादुर राय और उस तरह के तमाम जो इवेंजेलिकल गॉड्स बनाए गए उस समय के, जिन्होंने ईसाई मत को बंगाली समाज में प्रतिष्ठापित किया, इन तमाम लोगों के पीछे, लेकिन आप भूल गए रविंद्र को, आप भूल गए अरविंद को, आप भूल गए सुभाष बाबू को, आप भूल गए खुदीराम बोस को। अरे भाई, तुम बंगाली क्या थे और क्या हो गए हो। लेकिन संदीप भाई, आगे क्या दिख रहा है इस फिल्म के बहाने? हम लोग फिल्म पर बात कर रहे हैं, फिल्म पर ही बात करेंगे। आप आगे क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? सर आगे ये बताना चाहेंगे कि यह फिल्म जो है देखनी जरूर चाहिए, और अनुभव ऐसा आपको देकर जाएगी जिसकी हम सबको आवश्यकता है। एक सेकेंड, हम लोग ना जी एक केवल सवाल जोड़ देता हूं इसमें। जिहादन ममता बानो ने इस फिल्म की स्क्रीनिंग रुकवा दी है बंगाल। कुछ बंगाली आए हैं सड़कों पर,
कि भाई इस फिल्म को रिलीज करो, लेकिन पूरा बंगाल में ऐसे सो ही रहा है। इसको देखते हुए आप अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स इस संदर्भ में दें। जी। ममता बनर्जी जो कर रही है वो एकदम वही कर रही है जो, अगर समाज ने ममता बनर्जी से 30 साल पहले, मेरे ख्याल से 1980 वगैरह में वामपंथ की सरकारों की शुरुआत हुई थी, तो जो समाज 35 साल तक वामपंथी शासन में रहा है और उसकी जो अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन जो आया है नया ममता बनर्जी का टीएमसी के नाम पे, तो 55-60 साल तक अगर उस समाज में रहा है तो उस समाज से मैं और कोई उम्मीद नहीं कर सकता हूँ उस समाज को अपना नेता चुनने की। मतलब कहने को बुद्धिजीवी समाज है ऐसा, भैया ऐसी बुद्धिजीविता को प्रणाम है। और जो ये डायलॉग हुआ करता था कि आज जो बंगाल सोचता है भारत कल सोचेगा, भाई साहब मुझे ऐसा बंगाल नहीं बनना है, ना सोचना है ना होना है। ऐसे बंगाल को, ऐसी बंगाली सोच को दूर से प्रणाम। लाख गुना अच्छे हैं यूपी वाले, गरीब रहे, सब कुछ रहे, ना अपनी भूमि छोड़ी ना अपना धर्म छोड़ा, सत्ता के अगेंस्ट रहे। ये जो जितना 2 कौड़ी का मुगल काल ये वो इसी उत्तर भारत की भूमि पर ज्यादा था। पर फिर भी आप सोचिए कि हमने जो है न अयोध्या छोड़ी, न मथुरा छोड़ी, न काशी छोड़ा, ना अपना धर्म छोड़ा, आज भी 80% है। और दूसरा, जब मौका मिला तो योगी जी जैसे इंसान को हमने मुख्यमंत्री भी बनाया, और उससे पहले हर जात के इंसान को हमने मुख्यमंत्री बनाया। बंगाल में आज तक सवर्णों के से नीचे कोई उतरा नहीं है अभी तक। ये बुद्धिजीविता का आलम है वहां पर। कम्युनिस्ट हो, खैर वो एक अलग कहानी है। तो ये जो सोच है ना कि जनता को अपना नेतृत्व चुनने की अगर समझ नहीं है, तो हम उस समाज से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो बंगाल फाइल्स पे उतरेगी। वह मुझे पुष्कर अवस्थी जी हैं, उन्होंने कितनी बढ़िया बात बताई थी। मतलब वो इतिहास का आप सोचिए क्या अद्भुत वो आप, हम लोग सुनेंगे तो आश्चर्य करते हैं। आपने सुभाष चंद्र बोस जी का नाम लिया, उनके भाई थे शायद शरद चंद्र बोस जी। जी जी जी। अगस्त में 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे हो रहा है, सोहरावर्दी अपने हाथ से, सोहरावर्दी सीएम है और वो मरवा रहा है हिंदुओं को, हजारों लाखों हिंदुओं को मरवाया उसने। जनवरी 1947 में शरद चंद्र बोस जी सोहरावर्दी के साथ मिलकर भारत के पार्टीशन के लिए, बंगाल के लिए, कि हमको एक ग्रेटर बंगाल चाहिए, इस प्रकार का प्रस्ताव लेकर गए माउंटबेटन के साथ। गांधी ने हाँ भी बोल दिया था। ये हिंदू मुस्लिम एकता जो है 6 महीने के अंदर ये स्थापित करने का प्रयास हो रहा था, और ये नेतृत्व था, और जिनके भाई स्वयं सुभाष चंद्र बोस जी थे, जिसने अद्भुत, भाई उस समय तो कहानी यही चल रही थी, बाद में तो पता चला हमें कि नहीं उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, पर उस समय चर्चित कर दिया गया था कि नहीं उनकी मृत्यु हो गई है। वो तो जिस आदमी ने इतना बड़ा बलिदान दिया, उनके भाई अगर इस तरीके से सरेंडर कर चुके हों, और आज भी उनके जो पोते हैं नाती हैं वो सब भी इसी एकदम सरेंडर्ड मोड में ही रहते हैं, तो हम क्या ही कह सकते हैं। गोपाल पाठक का जो पौत्र है जो आज केस कर रहा है फिल्म के खिलाफ, भाई गोपाल पाठक जी की सर मृत्यु 2005 में हुई है। मुझे लगता है कि कितना निराशाजनक जीवन उस आदमी ने जिया है। आज हम उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज हम उनके वीरता से हम कुछ उदाहरण ले रहे हैं या हम कुछ मोटिवेशन ले रहे हैं। उस आदमी ने सोचा होगा कि 46 में मैंने किसको बचाया है। उन्होंने पूरा 46 से लेकर 90 तक का दशक, 2000 का दशक, 2005 तक का दशक, जब तक उनकी स्मृतियां रही होंगी, उस आदमी ने क्या निराशा भरा जीवन जी देखा कि किन हिंदुओं को बचाया मैंने। ये अंत में वामपंथी हो गई। ये सन 1980 में 10,000 बांग्लादेशी हिंदुओं को मार रहे हैं, सरकार मार रही है। मुसलमानों ने तो जो मारा सो मारा। मरी जापी मैसेकर में 1979 में ज्योति बसु की सरकार मार रही है हिंदुओं को, और क्षरण होते हुए देखते रहे अपने आंख के सामने। किन हिंदुओं को बचाया? वो भी हार मान के ही गए यहाँ से, धरती से। आज हम भले ही उनके जीवन से कोई भी प्रेरणा ले ले, क्या कर ले। इस बुद्धिजीविता का दूर से सलाम है भैया, दूर रहो। ये बुद्धिजीविता ढाका में भी रही होगी, ये बुद्धिजीविता पूरे बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान है, जिसको ईस्ट पाकिस्तान, इस पूरे बंगाली समाज को ईस्ट पाकिस्तान हो जाने का बड़ा चस्का लगा रहा। और आपने बड़ा सही जिक्र किया सर, ये पंजाब, ये कश्मीरी पंडित तो नहीं कहूंगा, कश्मीरी जो भी रहे जिनको, और ये बंगाली,
भारत के 3 अलग अलग ज्योग्राफीज में है, तीनों का आपस में कोई मतलब उतना ज्यादा कनेक्शन भी नहीं है, 3 अलग अलग सभ्यताएं रही। जब तक हिंदू रहे एक दूसरे के साथ मस्त रहे, आराम से जीते रहे, पर कुछ ज्यादा बुद्धिजीविता आ गई, मतलब दिमाग इतना फैल गया कि वो शरीर से बाहर गिर गया, विचार इतने ज्यादा बाहर निकल गए कि दिमाग ही बाहर निकल गया कि अब हम तो हिंदू नहीं है, हम तो बाहर, हम तो हर समाज के साथ समावेशी हो जाएंगे, रह लेंगे। इन 3 समाजों ने प्रयास किया कि हम इस्लाम के साथ आराम से रह पाएंगे, तीनों को अपनी जमीन छोड़ के भागना पड़ा। आपने जितनी बातें कही, अब मैं उसमें अधिक जोड़ना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि अधिकांश बातें आपने कह दी। लेकिन हिंदू समाज सनातनी जो है वह अपनों के दिए हुए व्रण यानी घाव से उतना ज्यादा मरा है जितना दूसरों के दिए हुए क्षत विक्षत प्रहारों से उसकी जान नहीं गई है। जब वीर सावरकर निकले थे, आए थे वापस रत्नागिरी, तो उनके स्वागत के लिए एक व्यक्ति था केवल, और वो उनके भाई थे। गोपाल पाठा के बारे में आपने जान ही लिया, थोड़ा गूगल कीजिएगा, पता चलेगा कि ये वही व्यक्ति था। अगर नहीं होता ये, या राय चौधरी अगर नहीं रहते, तो हिंदू जो 1,00,000 2,00,000 बच गए वो भी नहीं बचते। पूरा का पूरा कोलकाता, जिसे बंगाली, गर्वीले बंगाली, बकलोल बंगाली, जी हाँ बकलोल बंगाली, आज जिसको गर्व से तान के कहते हैं ना कोलकाता है, कैलकाटा नहीं है, वो भी चला गया होता है। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि आज 2025 में जब आपके पास सारी सूचनाएं हैं, फैक्ट चेक्स हैं, आप ये भी नहीं कह सकते हैं जो 10 साल 11 साल पहले हम जैसे लोगों को कहा जाता था कि अरे अरे ये कम्युनल है, फैला रहा है। अब तो आपके पास चैट जीपीटी है, क्या क्या नहीं है भाई, उससे आप चेक कीजिए और यह देखिए कि आप एक समय पूरी दुनिया में थे। सीरिया से आपकी सभ्यता के निशान मिल रहे हैं, होंडुरास में बजरंगबली मिल रहे हैं, आप पूरे साउथ ईस्ट एशिया में थे साहब, वियतनाम हो, थाईलैंड हो, कोई भी आप नाम लीजिए, जावा, सुमात्रा, फिलीपींस, क्या कहाँ नहीं थे आप, और आज कहाँ है? कटे फटे भारत में वो भी आपका पूरा दक्षिण भारत क्रिप्टो क्रिश्चियंस के चंगुल में जा चुका है। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री ईसाई है, कर्नाटक का मुख्यमंत्री क्रिप्टो क्रिश्चियन है, बंगाल, बिहार ब्लीडिंग, दे आर ब्लीडिंग, खून उगल रहे हैं वो लोग। तो केवल सोचिएगा, इन तमाम चीजों पर मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मैं आपको कुछ रास्ते बताऊंगा, लेकिन मैं हमेशा अपने दर्शकों श्रोताओं को प्रश्नों के साथ छोड़ना उचित समझता हूं। इन प्रश्नों पर विचार कीजिए, बंगाल फाइल्स जरूर देखिए, और उस फिल्म पर चर्चा भी कीजिए अपने लोगों से कि ये हुआ था, और हुआ था पहले नहीं साहब, 100 साल भी नहीं बीते हैं, और ये अभी हो रहा है। बामियान के बुद्ध को टैंक से उड़ाकर हटा दिया गया, ये गंगा जमनी तहजीब, ये फाख्ते उड़ाने जो भी आए, उसके मुंह पर इन तथ्यों का झापड़ रसीद कीजिए कि बामियान किसने किया। 1990 में कश्मीर के हर एक मस्जिद से क्यों रालिव गालिव चालिव के नारे लगे, क्यों हर एक मस्जिद से कहा गया कि कश्मीरी पंडित चले जाएं, अपनी बीवी बेटी को छोड़ दें। इतने के बावजूद आप अभी भी तुरतुरी बजा रहे हैं सेकुलरिज्म की। बस इन्हीं शब्दों के साथ देवियों और सज्जनों, दर्शकों, श्रोताओं, आप सभी का प्रारब्ध पर स्नेह बना रहे, और व्यालोक वाणी को भी आप अपना स्नेह देते रहें। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।